नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। प्रमुख महाजनपद हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने अस्मक पढ़ लिया, अवंती पढ़ लिया, पिछली क्लास में कौशल पढ़ा। बड़ा ही डिटेल में पढ़ा कौशल को, और कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। आप निश्चिंत होके और बस इसको तैयार करते जाओ। जो विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो प्रारंभिक क्लासों को देखें, तो उनको ये क्लासें और बड़ी आसान तरीके से समझ में आ जाएंगी। देखो, कुछ लोग ये कहते हैं कि इतिहास में समझने जैसी कोई चीज़ नहीं होती, सब कुछ रट्टा मारा जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतिहास एक अवधारणात्मक तरीके से आगे बढ़ने वाला विषय है, और इसको भी इसमें भी कंसेप्ट होते हैं, है ना। आप अच्छे से देखोगे मेरी क्लासों को तो आपको कंसेप्ट पता चलेगा, है ना। तो जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनसे फिर यही कहूँगा कि वो पुरानी क्लासों को देखना, तब आपको ये क्लासें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी टेस्ट देकर और अपनी तैयारी को परखना चाहता है, तो मेरे से ये जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहे हैं कॉर्नर में, यहाँ से कॉल या मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके, और जो है मेरे से जुड़ सकते हैं। मेरे से आप टेस्ट ले सकते हैं और आप जो है टेस्ट दें और आप अपनी तैयारी को परखें, है ना। गजब का मैं टेस्ट पेपर बनाता हूँ, आपको ज़रूर पसंद आएगा। एक बार डेमो टेस्ट के रूप में मेरे से आप ज़रूर ले लें, फ्री में ही मैं आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। वैसे उसका एक नॉर्मल सा शुल्क हमने रखा है 150 रुपये पर मंथ के हिसाब से। तो आपको लगे तो अच्छा लगे तो जुड़ जाना, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे टेस्ट देना, लेकिन टेस्ट देना ज़रूर, क्योंकि बिना टेस्ट के और हम हमारी तैयारी को परख नहीं सकते। हम अपने आप को नहीं जान सकते कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हम कितना पढ़ रहे हैं, कितना याद है, यही नहीं हमें पता नहीं होगा तो फिर क्या मतलब पढ़ने का, है ना। तो चलो, अगला जो हम महाजनपद पढ़ेंगे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ते हैं वत्स महाजनपद को, है ना। वत्स महाजनपद पढ़ लेते हैं। चौथा सॉरी, चौथा महाजनपद है वत्स, है ना। वत्स महाजनपद है विद्यार्थियों, इसको पढ़ेंगे। इसका जो प्रसार क्षेत्र है ये भी लगभग हमारे उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, जिसमें जो है बांदा है, एक मिर्ज़ापुर का क्षेत्र है, इलाहाबाद है, वो वाला क्षेत्र आता है इसमें, वत्स में। इसकी राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी, जिसको कुछ लोग कौसम भी कहते हैं। और मैं बताऊं आपको, इसका संबंध महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको एक बार बताया था, एक बार क्या, मैं 2-3 बार बता चुका हूँ कि महाभारत युद्ध के बाद जब निचक्षु हस्तिनापुर का शासक था, तो गंगा नदी में बाढ़ के कारण और हस्तिनापुर बह गया था। उसके बाद निचक्षु अपनी राजधानी को कौशाम्बी ले गया, जो कौशाम्बी से वत्स महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। यह पुराणों से ऐसी जानकारी मिलती है, यानी कि विष्णु पुराण से जानकारी मिलती है। इसके अलावा सतपथ ब्राह्मण में भी इसका जिक्र मिल जाता है, जिसमें जो है उद्दालक के और पुत्र का नाम, सॉरी, उद्दालक का पुत्र नहीं, उद्दालक के शिष्य का नाम जो है कौसुम्बुदी, कौसुम्बिदी मिलता है ना। और पुरातात्विक स्थल के रूप में भी कौशाम्बी को जाना जाता है, जिसमें उत्खनन का जो कार्य किया था वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, है ना। कनिंघम महोदय, हमको पता ही है। कनिंघम ने कई पुस्तकें लिखी थी पुरातत्व से संबंधित, बेलसाटोप्स वगैरह, और सिक्कों पे भी काम किया था इसने। और कनिंघम को हम पढ़ेंगे बाद में। इसके अलावा मैं बताऊं आपको, और यहाँ पे जो है बुद्ध के समय में और पौरव वंश का शासन था, है ना। पौरव वंश का शासन था, और प्रातंत का पुत्र उदयन यहाँ का शासक था, जो कि बड़ा ही विद्वान शासक माना जाता है। हाथियों का बड़ा प्रेमी था, और जो है हाथियों का शिकार करता था, हाथियों की सेना रखता था, है ना। हाथियों को जो है सम्मोहक करने के लिए एक घोषवीणा नामक उसके पास एक वाद्य यंत्र भी था। तो इस प्रकार से उदयन का काफ़ी नाम यहाँ पे चलता है। उदयन के विभिन्न राज्यों के साथ क्या संबंध थे वो जानकारी मिलती है। उदयन के एक प्रसिद्ध एक मंत्री थे, योगधरायण, योगधरायण नाम से कोई
हाँ, योग धारायण नाम का एक मंत्री था उदयन का। वो उदयन के दरबार में रहता था, जिसके ऊपर भास ने और प्रतिज्ञा योग धारायण नामक ग्रंथ भी लिखा था, है ना। और उदयन जो है बौद्ध धर्म को बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। पिंडेल नामक एक बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर, पिंडेल के प्रभाव में आकर, और उदयन जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था, है ना। ये सारी घटनाएं वत्स महाजनपद से संबंधित हैं। वत्स महाजनपद में एक घोषित नाम का श्रेष्ठी भी रहता था, जिसने श्रावस्ती से महात्मा बुद्ध को आमंत्रित किया वत्स में, और घोषिताराम विहार भी यहाँ पे बनवाया था घोषित श्रेष्ठी ने, है ना। तो ये सारी बातें जो हैं इसमें हम पढ़ेंगे। उदयन का राजप्रसाद भी यहीं मिलता है वत्स में, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, अब मैंने बोल के सुना दी है वत्स से संबंधित। जो उदयन के किस किस राज्य के साथ जो संबंध रहे थे, मगध के साथ रहे, है ना। मगध का शासक दर्शान था, उसकी पुत्री जो थी अ, पद्मावती, उसके साथ इसने विवाह किया, है ना। अंग के शासक सॉरी, अंग की जो राजकुमारी थी प्रियदर्शिका से भी इसने विवाह किया। और वंग की जो थी मृगनयनी, वंग की राजकुमारी थी मृगनयनी, उससे भी इसने विवाह किया। और अवंती का जो शासक था चंड प्रद्योत, उसका तो हम घटना उसमें देख ही चुके हैं अवंती में, कि अवंती का जो शासक था चंड प्रद्योत, उसकी पुत्री थी वासवदत्ता, उसके साथ भी इसने विवाह किया, जिसकी प्रेम कहानी भास ने स्वप्न वासवदत्ता में लिखी है ना। तो विद्यार्थियों, कई सारी चीज़ें हैं, है ना, कई सारी बातें हमें मिल जाती हैं। विद्यार्थियों, जस्ट एक कॉल आ रहा है, मैं बात कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है विद्यार्थियों, बात हो गई मेरी। तो ये सारी बातें जो थी मैंने अभी आपको बोल के बताई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे क्या क्या लिखते हैं। पहले तो मैं इसका क्षेत्र बता देता हूँ। वत्स सॉरी, वत्स जो महाजनपद था वो उसका प्रसार क्षेत्र में बताऊँ। एक तो था इलाहाबाद, तो वर्तमान में जो इलाहाबाद पड़ता है हमारे प्रयागराज, एक हमारे बांदा, है ना, इलाहाबाद, बांदा और मिर्ज़ापुर। अपना अपना महत्व है विद्यार्थियों इनका सबका, है ना। इतिहास में हम खूब पढ़ते हैं इलाहाबाद को, मिर्ज़ापुर को। बांदा का नाम थोड़ा कम पढ़ते हैं, पर बांदा का भी अपना एक ही महत्व है। दूसरा मैं बात करूं यहाँ पे जो है आ, इसकी जो राजधानी हुआ करती थी विद्यार्थियों, इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? कौशाम्बी हुआ करती थी। इसकी राजधानी कौशाम्बी यानी कौसम, कौसम हुआ करती थी, ठीक है। इसकी राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी या कौसम हुआ करती थी। और हम बात करें इसमें तो अब कौशाम्बी से संबंधित बातें आएंगी, मतलब वत्स की राजधानी है, उससे संबंधित हम लिखें तो कौशाम्बी के बारे में हम लिखेंगे यहाँ पे कौशाम्बी, है ना। कौशाम्बी से संबंधित क्या क्या बातें हैं देखिए, कौशाम्बी, ठीक है। तो विद्यार्थियों सॉरी, एक तो ये पुरातात्विक स्थल रहा है, तो इसका जो उत्खनन कार्य किया, इसका उत्खनन कार्य अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया, है ना। अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया, है ना। कनिंघम, वही कनिंघम जिसने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। एएसआई का संस्थापक इनको माना जाता है 1861 में, है ना, कोलकाता में, है ना। तो ये वही अलेक्जेंडर कनिंघम हैं, जिन्होंने जो है कई सारे ग्रंथ भी लिखे थे। मेरे को तो एक याद आ रहा है अभी, भिल्सा टॉप्स। इसके अलावा जो है इंस्क्रिप्शंस ऑफ कोइंस, शायद एक पुस्तक ये भी लिखी थी।
है ना। और भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे, 6-7 किताबों के नाम हैं, मैंने नोट्स में लिखे हुए हैं पर अभी याद नहीं आ रहे हैं ना। वैसे आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, जब असिस्टेंट प्रोफेसर का पाठ्यक्रम पढ़ेंगे उसमें मैं इसको डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है। और अब देखें यहाँ पे कौशाम्बी के बारे में है ये बातें। अब ना कौशाम्बी का जो जिक्र है विद्यार्थियों, वो शतपथ ब्राह्मण में शतपथ ब्राह्मण में कौशाम्बी का जिक्र मिलता है। कौशाम्बी का जिक्र मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में कौशाम्बी का जिक्र मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में कौशाम्बी का जिक्र मिलता है। और जो है इसमें लिखा है कि सॉरी, उद्दालक के शिष्य कौसुम्बुदी थे, है ना। इसमें इसमें लिखा है कि उद्दालक के उद्दालक के शिष्य उद्दालक के शिष्य कौसुम्बुदी थे। कौसुम्बुदी थे, है ना, इस प्रकार का जिक्र मिलता है। इसके अलावा जो पुराणीय जो स्रोत हैं वो भी इसका जिक्र करते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, विष्णु पुराण है वैसे तो, है ना, विष्णु पुराण में भी, विष्णु पुराण, या मैं लिखूं पुराणीय परंपरा, पुराणीय परंपरा, पुराणीय परंपरा, विष्णु पुराण में कौशाम्बी, सॉरी एक से पहले क्यों आ रहा है, कौशाम्बी का संबंध, कौशाम्बी का संबंध कुरु जनपद से बताया गया है। कुरु जनपद से बताया गया है ना। कौशाम्बी का संबंध कुरु जनपद से बताया गया है। ठीक है। ये कहानी मैंने आपको बता रखी है विद्यार्थियों। हस्तिनापुर जब बह गया था गंगा नदी की बाढ़ से, तो निचक्षु नामक शासक जो था हस्तिनापुर का, वो कौशाम्बी में अपनी राजधानी बनाता है, वही बात है ये। ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पे, तो विद्यार्थियों सॉरी, बुद्ध काल में बुद्ध काल में बुद्ध काल में पौरव वंश का पौरव वंश का शासन था। बुद्ध काल में पौरव वंश का शासन था, है ना, यहाँ पर, है ना, पौरव वंश का शासन था। वे परातंतपुर परातंत पुत्र परातंत पुत्र परातंत पुत्र उदयन परातंत पुत्र उदयन यहाँ का शासक था। परातंत्र पुत्र उदयन यहाँ का शासक था। ठीक है। और उदयन के राजप्रसाद यहाँ से मिले हैं हमें, है ना। शासक था उदयन के राज प्रासाद यहाँ से मिले हैं, है ना। उदयन के राजप्रसाद यहाँ से मिले हैं। उदयन पिंडेल के प्रभाव से और बौद्ध बन गया था, ये बात भी हमको यहाँ से मिलती है ना। उदयन, ये ध्यान रखना पिंडेल का नाम को, उदयन पिंडेल के प्रभाव से उदयन पिंडेल के प्रभाव से बौद्ध बन गया था।
उदयन पिंडल के प्रभाव से बौद्ध बन गया था। इसके अलावा सॉरी, उदयन को जो भास है, भास, महाकवि भास, वो वैदेही पुत्र कहता है ना। उदयन को भास वैदेही पुत्र कहता है, ये बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। महाकवि भास ने सॉरी, महाकवि भास ने महाकवि भास ने उदयन को वैदेही कहा है, वैदेही कहा है। वैसे आपको पता है कि वैदेही किसे कहा जाता है? वैदेही जनक को कहा जाता है, और जनक की पुत्री सीता को भी वैदेही कहा जाता है ना। रामायण आपने देखी होगी, तो जब सीता का हरण हो जाता है और सीता को लंका में ले जाके रावण बिठा लेता है, राम उधर किष्किंधा में, और सुग्रीव से संधि कर लेता है कि भाई अपन चौमासे के बाद सीता को हेरेंगे, ढूंढने जाएंगे। तो जब चौमासा जब चल रहा होता है, तब एक गीत आता है, आपने सुना होगा कि जो वैदेही मोर भरोसे, ताकि रक्षा भई नमो से, हर पल सोचे हृदय वियोगी, जाने वो किस हाल में होगी, केवल वन वन ही भटकाया, कोई सुख न उसे दे पाया, नहीं पाने के दुख से अधिक है उसको पाकर खोना, हर कोई है यहाँ बस निठुर नियति के हाथों का खिलौना। इस प्रकार का गाना आपने सुना होगा। मैं बड़ा ही इसको रोचकता के साथ गाता भी हूँ ना। कभी गा के सुनाऊंगा। आज गला बिल्कुल ख़राब है, ज़ोर से बोला नहीं जा रहा है, वरना मैं गा देता इसको। ठीक है, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ये गाना भी, है ना। तो वहाँ पे वैदेही शब्द सीता के लिए आया है उस गाने में। बी आर चोपड़ा का वो सीरियल था। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें। इसके अलावा मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि जो है सॉरी, उदयन जो था हाथियों का शौकीन था, है ना। उदयन हाथियों का शौकीन था, है ना, हाथियों का शौकीन था, इनका शिकार करता था, हाथियों का शिकार करता था ना, इनका शिकार करता था, इनका शिकार करता था, और इनकी सेना भी रखता था, हाथियों की सेना रखता था ना, सेना रखता था, है ना। और इनको इनको सम्मोहित करने हेतु इनको सम्मोहित करने हेतु इनको सम्मोहित करने हेतु घोष वीणा नामक यंत्र रखता था, है ना। घोष वीणा नामक यंत्र रखता था। ठीक है, घोष वीणा नामक यंत्र रखता था। ये सारी बातें इसमें आएंगी विद्यार्थियों। इसके अलावा मैं बात करूं तो उदयन का दरबारी मंत्री, उदयन का मंत्री जो था, उदयन का मंत्री, ये मंत्री आप समझ जाएंगे, सॉरी, योगधरायण, योगधरायण, ये नाम ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट नाम है ये नाम भी इम्पोर्टेंट है, घोषवीणा ध्यान रखना, है ना। उदयन का मंत्री योगधरायण बड़ा चतुर था, बड़ा चतुर था, जिस पर जिस पर भास ने जिस पर भास ने प्रतिज्ञा योगधरायण नामक ग्रंथ लिखा। प्रतिज्ञा योगधरायण, ये भी नाम इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, सॉरी, प्रतिज्ञा योगधरायण नामक ग्रंथ
लिखा, प्रतिज्ञा योग धारायण नामक ग्रंथ लिखा। ठीक है, तो ये बातों को आप ध्यान रखना। और काफ़ी इम्पोर्टेंट सॉरी काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं। और मैं आगे की बात करूं विद्यार्थियों, तो इसमें हम उदयन के जो अन्य लोगों के साथ जो संपर्क थे, है ना, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि उदयन के और किन किन राज्यों के साथ क्या क्या संबंध थे। ठीक है, तो आप इसको उतारें और मैं इसको मिटा रहा हूँ विद्यार्थियों। ठीक है, मिटा रहा हूँ, आप इसको उतार लें। ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। और फिर हम जो है आगे की बात करते हैं कि उदयन के किस प्रकार से जो है संबंध थे अपने पड़ोसी राज्यों के साथ। गजब का व्यक्ति था, सबसे वैवाहिक संबंध स्थापित करता था। सबसे तो घर क्या पर अधिकांशतः वैवाहिक संबंध ही मिलते हैं। और शादी की है बंदे ने, है ना, मतलब लड़कियां लाया ही लाया है। अपनी पुत्री का या अपनी बेटी का, मतलब सिस्टर का, किसी के साथ शादी करने का जिक्र नहीं मिलता। इस प्रकार का मामला है। ठीक है, तो इतिहास में हमें सब प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा सॉरी, क्या लिखेंगे कि उदयन के अन्य राज्यों के साथ संबंध, है ना। ठीक है, तो ये बात है। अब इसमें जो है देखो किस किस के साथ क्या क्या संबंध थे। सबसे एक नंबर पे मैं डालूं मगध के साथ क्या संबंध थे। तो मगध का जो शासक था दर्शक, उसकी सॉरी दर्शक की बहन थी पद्मावती, उसके साथ इसने विवाह किया था। पद्मावती का जिक्र राजस्थान में भी आता है, आपको पता होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मगध के शासक दर्शक की पुत्री के साथ की पुत्री पद्मावती के साथ विवाह किया, पद्मावती के साथ विवाह किया, है ना। एक तो ये मतलब विवाह ही करेगा, ये बंदा बड़ा कमाल का था। नंबर दो, अंग की बात करें हम तो अंग के शासक थे दृढ़ वर्मा थे शायद, हाँ। अंग के शासक दृढ़ वर्मा ही थे। अंग के शासक दृढ़ वर्मा की जो पुत्री थी, दृढ़ वर्मा की पुत्री प्रियदर्शिका, हाँ। अंग के शासक दृढ़ वर्मा की पुत्री प्रियदर्शिका से विवाह किया। ये ध्यान रखना, ये जो प्रियदर्शिका है इसी के ऊपर एक ग्रंथ मैंने आपको पहले बताया था कि हर्षवर्धन ने लिखा था, हर्ष ने लिखा था ना। अब हर्ष का कार्यकाल क्या है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आप। ठीक है, आजकल आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आने चाहिए, सभी के कमेंट आने चाहिए ताकि मुझे पता तो चले कि आप लोग देख रहे हैं, है ना। कहीं ये हो कि मैं बस यहाँ पे पढ़ाए जा रहा हूँ, आप लोग देख ही नहीं रहे हो, किसी को कुछ फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है, तो फिर मेरी मेहनत जो है यूं ही जाएगी। ठीक है, तीसरे नंबर पे मैं बात करूँ वंग की राजकुमारी, वंग की राजकुमारी सॉरी मृगनयनी से विवाह किया, मृगनयनी से विवाह किया, है ना। विवाह ही कर रहा है बंदा, कमाल का है ना। एक ये तो हमने पढ़ ही लिया है वैसे। अवंती शासक चंड प्रद्योत,
चंडप्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता वासवदत्ता के साथ वासवदत्ता के साथ विवाह किया। इसमें तो स्वप्न वासवदत्ता भास ने लिखा ही था, है ना। इसके अलावा मैं बात करूं तो जो काशी का शासक था ब्रह्मदत्त, उसने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, है ना। इसने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। और भास ने भी फिर काशी के शासक ब्रह्मदत्त को और आरुणि कहा था, आरुणि, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा काशी शासक ब्रह्मदत्त, काशी शासक ब्रह्मदत्त ने उदयन की अधीनता स्वीकार की, उदयन की अधीनता स्वीकारी। भास ने ब्रह्मदत्त को आरुणि कहा, है ना, आरुणि कहा। एक बहुत बड़ा शिष्य हुआ था, आपने नाम सुना होगा, गुरु भक्त आरुणि। बड़ा कमाल का व्यक्ति था। एक दिन शायद मैंने कुछ बताया भी था आपको, है ना। कलिंग के शासक ने भी जो है उदयन की अधीनता स्वीकार ली थी। कलिंग शासक ने भी उदयन की अधीनता स्वीकारी। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है विद्यार्थियों इसके अन्य राज्यों के साथ संपर्क थे। और ये हमारा जो है सॉरी उदयन से संबंधित जो भी बातें थी वो पूरी होती हैं। एक घोषिताराम विहार की बात और हम लिख देते हैं इसमें। फिर हम ये वत्स महाजनपद हमारा पूरा हो जाएगा विद्यार्थियों। ठीक है। तो मैं अगले पॉइंट के रूप में इस कलर से लिख रहा हूँ, है ना। सॉरी, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि कौशाम्बी के श्रेष्ठी कौशाम्बी के श्रेष्ठी घोषित ने श्रावस्ती से महात्मा बुद्ध को आमंत्रित किया, महात्मा बुद्ध को आमंत्रित किया तथा कौशाम्बी में एक घोषिताराम विहार बनवाया, एक घोषिताराम विहार बनवाया। ठीक है। ये बात भी इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है। तो ये था प्यारे साथियों हमारा जो है वत्स महाजनपद पूरा होता है। आप इसको उतारें सॉरी, आप इसे उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है। और हम आते हैं अगली स्लाइड पे जिसमें हम अगले महाजनपद को पढ़ेंगे और वो हम पढ़ेंगे चेदी को। ठीक है। चेदी महाजनपद पढ़ेंगे। ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ विद्यार्थियों। ठीक है। तो चेदी महाजनपद की भी अपनी विशेषताएं रही हैं महाभारत काल से, और उसका संबंध रहा है चेदी का, है ना। चेदी की जो राजधानी थी महाभारत काल में वो सुक्तिमती थी, है ना, सुक्तिमती। और यहाँ का जो शासक था वो आप सभी को पता होगा कौन था वो शासक। यहाँ का जो शासक था विद्यार्थियों वो था
शिशुपाल, है ना, शिशुपाल, जिसको श्री कृष्ण ने और अपनी जो है चक्र से और उसकी गर्दन को काट दिया था, है ना, वही शिशुपाल, है ना। तो हम अगला जो जनपद पढ़ेंगे, महाजनपद पढ़ेंगे विद्यार्थियों। कितने पढ़ लिए हैं हमने? क्रम क्रम आप दे लेना, मेरे को भी याद नहीं है कितने पढ़े। मैं लिखता हूँ चेदी, है ना, चेदी मेरे हिसाब से पांचवा होगा ये ना। अस्मक, अवंती, कौशल और वत्स, हाँ पांचवा है। ठीक है, चेदी महाजनपद पढ़ेंगे। ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है ना। इसमें एमपी और यूपी दोनों में फैला हुआ है ये, है ना, चेदी। ठीक है, और इसकी राजधानी की बात करें तो दो मत मिलते हैं। जो चेतीय जातक है वो कहता है कि इसकी राजधानी जो थी वो सोत्थिवती थी, जबकि महाभारत के कर्ण पर्व के अनुसार इसकी राजधानी सुक्तिमती थी। ठीक है, सॉरी। चेदी वंश की एक शाखा थी कलिंग में, महामेघ वंश, है ना, जिसका शासक खारवेल था, ये आपको पता होगा, है ना। खारवेल का नाम मिलता है जो हम पढ़ते हैं उसको करीब चंद्रगुप्त मौर्य के समथिंग। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है ना, वो वाला खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख वाला, वो किस वंश का था? चेदी वंश की शाखा, महामेघ वंश का। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पे जो है चेदी के दो क्षेत्रों के नाम मिलते हैं, और चेदीय जातक से एक यहाँ का शासक का नाम मिलता है। उस शासक के 5 पुत्र थे, और उन 5 पुत्रों ने जो है 5 क्षेत्र बसाए थे, है ना, 5 क्षेत्र बसाए थे, जिसमें जो है एक तो सॉरी, हस्तिनापुर का नाम मिलता है, हच्चीपुर भी इसको लिखा मिलता है, एक उत्तरी पांचाल, एक असपुर, एक शेरपुर और एक दद्दारपुर, है ना। और वो जो शासक था उसका नाम उपचर था, जिसके 5 पुत्रों का जिक्र मिलता है चेतीय जातक में। ठीक है, और दो दो क्षेत्र जो मिलते हैं, त्रिपुरी और सहचर, 2 क्षेत्रों के नाम मिलते हैं, है ना। तो ये सब कुछ है। और ऋग्वेद में भी जो है इसके एक शासक का जिक्र मिलता है ना। ठीक है, तो ये सारी बात हम यहाँ पे लिख देते हैं विद्यार्थियों। क्या क्या बातें थी देखो, सबसे पहले राजधानी का मत मैं लिख देता हूँ। इसकी राजधानी के 2 मत मिलते हैं। इसकी राजधानी के 2 मत मिलते हैं। इसकी राजधानी के 2 मत मिलते हैं। एक तो चेतीय जातक, चेतीय जातक क्या कहता है विद्यार्थियों? चेतीय जातक कहता है सॉरी, कि इसकी राजधानी जो थी वो सोत्थिवती थी। क्या थी? सोत्थिवती थी। चेतीय जातक के अनुसार सोत्थिवती। पेन बदल लेता हूँ। और जो महाभारत का कर्ण पर्व है, महाभारत का कर्ण पर्व, उसके अनुसार सुक्तिमती थी, है ना, सुक्तिमती। एक ही नाम होगा बस, ये जो है कालांतर के हिसाब से बदल जाता है ना, जैसे मुंबई, बम्बई, बॉम्बे, इस प्रकार से बदल गया। यहाँ के शासकों की महाभारत में प्रशंसा की गई है ना। यहाँ के शासकों की, क्या लोगों की, यहाँ के लोगों की महाभारत में प्रशंसा की गई है। महाभारत में प्रशंसा की गई है। ठीक है, और एक और बात बताऊं तो महाभारत काल में यहाँ का जो शासक था सॉरी, वो शिशुपाल था, जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखूंगा, महाभारत काल में यहाँ का शासक शिशुपाल था, शिशुपाल
था, जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था, श्री कृष्ण ने किया था। ठीक है, ठीक है, ये बात मिल जाती है विद्यार्थियों। इसके अलावा मैं बात करूं तो सॉरी, चेदी वंश की एक शाखा महामेघवंश थी, महामेघवंश है ना, चेदी वंश की एक शाखा महामेघवंश थी, और जिसका जो प्रसिद्ध शासक था वो कौन था? खारवेल था, है ना। चेदी वंश की एक शाखा महामेघवंश थी, जिसका प्रसिद्ध शासक, जिसका प्रसिद्ध शासक कौन था? जिसका प्रसिद्ध शासक खारवेल था, खारवेल था, जिसका प्रसिद्ध शासक खारवेल था। ठीक है, सॉरी, चेदी के चेदी के दो प्रमुख क्षेत्रों का जिक्र भी मिलता है, भी मिलता है ना। कौन से? एक तो त्रिपुरी, और दूसरा अरसर, दूसरा अरसर, है ना। इसमें विद्यार्थियों अरसर क्या, अरसर नहीं, सहजाती है, सॉरी। अरसर कैसे आ गया यहाँ पे नाम? अरसर नहीं है, सॉरी, सॉरी, सहजाती है, और ये मिलता है नाम हमें अंगुत्तर निकाय में, है ना, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय जो ग्रंथ है विद्यार्थियों, ये बौद्धों का ग्रंथ है ये ना, अंगुत्तर निकाय, वहां से मिलता है। ठीक है, इसके अलावा मैं एक बात और बताऊं सॉरी, चैतीय जातक के अनुसार, चैतीय जातक में चेदी के चेदी के एक शासक, चेदी के एक शासक उपचर का नाम मिलता है। उपचर के 5 पुत्रों का उल्लेख है, उपचर के 5 पुत्रों का उल्लेख मिलता है, उपचर के 5 पुत्रों का जिक्र या उल्लेख मिलता है, जिन्होंने 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 क्या किया था? जिन्होंने सॉरी, जिन्होंने 5 क्षेत्रों की स्थापना की थी सॉरी, जिन्होंने 5 क्षेत्रों की स्थापना की, 5 क्षेत्रों की स्थापना की। अब वो 5 क्षेत्र कौन कौन से थे? जैसे एक तो मिलता है हमें उत्तरी पांचाल, है ना, उत्तरी पांचाल, है ना, जिसको अही छत्र भी बोलते हैं। अही छत्र मतलब जिसकी राजधानी थी ये अही छत्र, है ना। और एक हो गया दूसरा हमारा हो जाएगा यहाँ पे हच्चीपुर, हच्चीपुर या हस्तिनापुर भी इसको पढ़ते हैं, हस्तिनापुर, है ना। और तीसरा हो जाएगा हमारा असपुर, है ना, इसको अंग भी बताया जाता है, अंग। चौथा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विद्यार्थियों,
चौथे में हमारा शेरपुर, शेरपुर। और पांचवा जो है, पांचवा है दद्दारपुर। पांचवा है दद्दारपुर, है ना। ठीक है, पांचवा है दद्दारपुर। ठीक है, इस प्रकार से जो है विद्यार्थियों पांच नाम हमें मिलते हैं। इसके अलावा जो ऋग्वेद है उसमें भी चेदी वंश के शासक का नाम मिलता है, और अ, केसु 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 नाम मिलता है, केसु चेद नाम मिलता है ना ऋग्वेद में। ठीक है, तो वो बात भी मैं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिखना चाहूंगा। ऋग्वेद, ये सॉरी गे लिखना भूल गए भाई साहब, ये कंडीशन है। टीचर बन गए, स्कूल व्याख्या तक ले पढ़ाने आ गए, गे लिखना आता नहीं है ना। ऋग्वेद में एक चेदी शासक, ऋग्वेद में एक चेदी शासक कुशचेद, है ना, ये नाम ध्यान रखना, पूछ लेते हैं ऐसे, है ना, का नाम मिलता है, का नाम मिलता है। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये हो गया हमारा ऋग्वेद में एक चेदी शासक कुशचेद का नाम मिलता है। सॉरी। तो ये था हमारा विद्यार्थियों चेदी, ये हमारा पूरा होता है। कितना टाइम हुआ? 11 बजेंगे। चलो एक और पढ़ लेते हैं हम, छोटा सा, है ना, अगला पढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, तो आप इसको उतारें और हम जो है मैं इसको मिटा के और अगला पढ़ते हैं, छोटा सा पढ़ लेते हैं कोई सा भी। ठीक है, कौन सा पढ़े? अभी देखते हैं छोटा कौन सा है, वो देखते हैं। ठीक है, और आपको समझ तो आ ही रहा होगा सारी चीज़ें। यहाँ से सवाल विद्यार्थियों बड़ा ही आसान सवाल आता है, लेकिन फैक्चुअल आता है ना। शासक का नाम पूछ लिया, कौन सा शासक कहाँ का रहने वाला था, या कौन सी घटना का संबंध किस महाजनपद से है, या कौन से स्थान का संबंध किस महाजनपद से है, इस प्रकार का सवाल बनता है, वन लाइनर सवाल बन जाता है। ठीक है, तो बड़ा आसान बनता है। ठीक है सॉरी, तो सॉरी। अब हम अगला जो जनपद पढ़े वो कौन सा पढ़ा जाए? हम जो है अंग पढ़े, अंग पढ़ लें क्या? अंग में थोड़ी चीज़ें ज़्यादा हैं। जो है काशी पढ़ लेते हैं, छोटा होगा काशी। ठीक है, 5 हो गए शायद, छठा चलेगा। काशी को पढ़ लेते हैं। काशी के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें हमने पहले भी की हुई हैं। देखो काशी सॉरी, ये बनारस वाला क्षेत्र है। बनारस यूपी को, बनारस को काशी बोलते थे पहले, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बनारस, है ना, बनारस यूपी, है ना। और इसका नाम वाराणसी भी जो है, इसकी राजधानी को वाराणसी के नाम से जाना जाता था, है ना, वाराणसी। और मैंने आपको पहले बताया था वाराणसी का नाम वाराणसी क्यों पड़ा, क्योंकि वरुणा व असी नदियों के बीच में यह सॉरी अवस्थित माना जाता है ना। तो इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी थी वाराणसी, है ना। यह है वरुणा, वरुणा प्लस असी, 80 या 80 नदियों के संगम पर, है ना, नदियों के संगम पर अवस्थित होने के कारण, है ना, अवस्थित होने के कारण। ठीक है, वाराणसी नाम पड़ा। इसके अलावा विद्यार्थियों इसका जो है पुरातन जो वाराणसी थी उसको राजघाट कहा जाता था, क्योंकि राजाओं का निवास स्थान होने के कारण। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये बात भी लिखना चाहूँगा, पुरातन
वाराणसी को पुरातन वाराणसी को आ, राजघाट राजघाट कहा जाता था, क्योंकि क्योंकि क्या राजघाट का मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ, राजघाट का मतलब होता है राजाओं का निवास स्थान, है ना, राजाओं का निवास, राजाओं का निवास स्थान, है ना, राजाओं का निवास स्थान। ठीक है, तो सॉरी, ये बात विद्यार्थियों आपको अच्छे से तैयार करनी है। इसके अलावा जो शेरशाह सूरी ने एक आगे चल के एक जो है सड़क बनाई थी, जिसको हम ग्रांड ट्रंक रोड नाम दिया अंग्रेज़ों ने। वो सड़क पहले उत्तरापथ के नाम से जानी जाती थी, जो कि बंगाल के सोनार गांव से और पाकिस्तान के पेशावर तक जाती थी। वो जो सड़क थी वो इसे दो भागों में बांटती थी। ठीक है, जिसको हम वर्तमान में उस सड़क को ग्रांड ट्रंक, वर्तमान में कुछ और ही नाम देते हैं, शायद एनएच वगैरह जो दे रखा होगा ज़रूर, उसको मेरे को याद नहीं है, मैंने पढ़ा भी नहीं है ये। आप कमेंट करके बताना, है ना, अभी वर्तमान में उसको क्या कहते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड को। तो मैं ग्रांड ट्रंक रोड ही कहता हूँ, क्योंकि शेरशाह सूरी ने उसको जो है बनवाया था, और ग्रांड ट्रंक रोड नाम तो अंग्रेज़ों ने दिया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सॉरी, ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड भी बोलते हैं इसको, जीटी रोड, है ना। इसको इसको दो भागों में बांटता है, ग्रांड ट्रंक रोड इसको दो भागों में बांटता है। ठीक है, एक बात हो गई ये। इसके अलावा विद्यार्थी मैं बताऊं सॉरी, यहाँ से हमें कुछ गहड़वाल और मौर्य काल से संबंधित लेख भी मिले हैं। ठीक है, यहाँ से गहड़वाल आपको पता होगा, जयचंद गहड़वाल, जिसकी छोरी संयोगिता को उठा लाया था कौन, पृथ्वीराज तृतीय, और विवाह कर लिया था, वो गहड़वाल वंश का शासक था, जिसको आगे चल के जयचंद गहड़वाल को आगे चल के और मोहम्मद गोरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में पराजित भी किया था, है ना, वो ये गहड़वाल वंश। ठीक है, गहड़वाल वंश व मौर्य वंश के लेख यहाँ से मिले हैं, यहाँ से मिले हैं। ठीक है, एक बात हो गई ये। इसके अलावा विद्यार्थियों इसकी विशेषता ये थी कि सॉरी, खत्म करना पड़ेगा इसको। काशी के बारे में और हम ये लिख सकते हैं कि ये जो था आरंभिक जो महाजनपद काल था, आरंभिक महाजनपद काल या मगध के उत्कर्ष से पूर्व का काल, है ना, मगध के उत्कर्ष से पूर्व के काल में काशी शक्तिशाली महाजनपद था, शक्तिशाली महाजनपद था, है ना, शक्तिशाली महाजनपद था। शक्तिशाली का मतलब इसलिए है क्योंकि इसके अधीन मगध है, कौशल है सॉरी, अंग है, जैसे महाजनपद थे, है ना, क्योंकि मगध, कौशल व अंग इसके अधीन थे, है ना, इसके अधीन थे। ठीक है, और काशी जो है विद्यार्थियों आपको पता होगा
एक तो ये सूती व रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र था और घोड़ों का भी प्रमुख केंद्र था ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ काशी सूती व रेशमी सॉरी सूती व रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र था। सूती व रेशमी वस्त्रों तथा, शॉर्ट में लिख देता हूँ, तथा घोड़ों का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, तो इतना ही है, काशी में इतना खूब है। ठीक है, यहाँ से बाहर सवाल नहीं जाएगा। ये सवाल इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये बात इम्पोर्टेंट है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखना। और तो इसमें ये राजघाट असिस्टेंट प्रोफेसर 2000 जो 21 वाली थी, 2021 वाला जो एपी का एग्जाम था, उसमें ये राजघाट पूछा गया था, ध्यान रखना, तो सवाल बन सकता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।